हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित एस्से और शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हम लोग एक पॉलिटी का एक लॉन्ग आंसर देखेंगे। और यह पॉलिटी के लॉन्ग आंसर में यह हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटी का हमने 2 करा दिया है। और इस तरीके की प्रश्न की आने की प्रबल संभावना बनती है, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे एक बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रश्न क्या पूछ रहा है और हमें क्या लिखना है। तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के उदय के कारणों पर प्रकाश डालें और क्षेत्रवाद किस प्रकार भारत के समावेशी विकास में बाधक है, विवेचना करें। इस तरीके का प्रश्न होगा तो आप कैसे इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आप क्षेत्रवाद का अर्थ समझ लीजिए कि क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है। देखिए, क्षेत्रवाद का अर्थ जब किसी विशेष क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता देना होता है, जब वहाँ के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा या आर्थिक विकास को लेकर जब अपनी अधिकारों की मांग करने लगते हैं, तो उसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। लेकिन आप जब देखेंगे, राजनीति में क्षेत्रवाद तब जन्म लेता है जब वहाँ के छोटे छोटे जो राजनीतिक दल होते हैं या नेता वहाँ के खास क्षेत्र के लोगों को, उनकी जो इमोशन होती है उनको भुनाने लगते हैं, अपने पक्ष में करने लगते हैं। और उनका जो स्थानीय मुद्दा होता है उसको राष्ट्रीय मुद्दों से अधिक महत्व देने लगते हैं। तब क्षेत्रवाद का उदय हो जाता है। और यह क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता में बाधक का काम करता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे बाधा का काम करता है। तो चलिए सब इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपका एक बेहतरीन भूमिका होना चाहिए, जिससे लगे कि नहीं, एक आकर्षण, मतलब टीचर जो आपका कॉपी चेक करे तो उसको लगे कि नहीं, इस आंसर में कुछ विशेष बात है, तभी आपको मतलब अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो चलिए भूमिका आप क्या लिखेंगे। देखिए, भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहाँ अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं पाई जाती है। इस विविधता के कारण कई बार क्षेत्रीय भावनाएं राष्ट्रीय एकता पर हावी हो जाती है, जिससे क्षेत्रवाद का जन्म होता है। अब देखिए, कई बार राष्ट्रीय एकता पर क्षेत्रीय भावनाएं हावी हो जाती है। क्यों? अब देखिए, सबसे पहले यह समझिए कि भारत ना एक विविधता भरी हुई कंट्री है, मतलब भारत की विविधता इसकी पहचान है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि यही विविधता राष्ट्रीय एकता को चुनौती भी देने लगती है। जब किसी क्षेत्र के लोग अपनी राज्य, भाषा या संस्कृति को जब श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता से वो अलग महसूस करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, तमिलनाडु में देखिए हिंदू विरोध की आंदोलन, महाराष्ट्र में आप चले जाइए, जो उत्तरी भारत के जो लोग हैं बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाना, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख लीजिए जो अलगाववादी भावनाएं जो मतलब वहाँ है, यह क्षेत्रीय भावनाएं कई बार आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जो हित होता है उससे टकराती है और नुकसान पहुँचाती है। अब देखिए, क्षेत्रवाद तब उभरता है जब किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के लोग अपनी पहचान, अधिकार या संसाधनों को लेकर अधिक सजग हो जाते हैं और इसे राष्ट्रीय हित से ऊपर रखने लगते हैं। आज भारत की राजनीति में क्षेत्रवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जो कई बार समावेशी विकास में बाधा उत्पन्न करता है। दोस्तों, आप जब इतना लिख देंगे तो आपका यह एक बेस्ट भूमिका हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके उदय के कारणों को और यह विकास में कैसे बाधक होता है और फिर निष्कर्ष को देखेंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी मतलब क्षेत्रवाद के उदय कैसे होता है, मतलब क्या रीजन है। देखिए, हम लोग लिखना शुरू करेंगे। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों को निम्न संदर्भों में देख सकते हैं, चाहे निम्न बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं, निम्न रूपों में देख सकते हैं। जैसे आप लिखिए। अब देखिए, पहला पॉइंट, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता। अब देखिए, इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिखेंगे। भारत की विभिन्न भाषाएं, परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान क्षेत्रवाद को जन्म देती है। जैसे तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन या महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता। आप इसको ऐसे समझिए, भारत में 22 आधिकारिक भाषा है और यहाँ पे हजारों बोलियां बोली जाती है। आप देखेंगे कि जिस भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पे आपको अलग परंपरा, अलग अलग रीति रिवाज देखने को आपको मिलेगा। लेकिन जब लोग अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए
राष्ट्रीय जो पहचान हमारी है उससे अलग होकर जब सोचने लगते हैं तब क्षेत्रवाद का जन्म हो जाता है। जैसे बंगाली अस्मिता की बात, मराठी मानुस की बात या द्रविड़ आंदोलन, कहीं न कहीं यह भावना सामाजिक और राजनीतिक टकराव को जन्म देने का काम करती है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे असमान आर्थिक विकास। अब देखिए कुछ राज्य तेजी से विकास कर रहे हैं, जैसे गुजरात को ले लीजिए, जबकि कुछ राज्यों में गरीबी और बेरोजगारी अधिक है। इससे लोगों में असंतोष बढ़ता है और वे क्षेत्रीय दलों का समर्थन करते हैं। अब देखिए भारत के जो कुछ राज्य हैं जो काफ़ी ज़्यादा तेजी से विकास कर रहे हैं, जैसे गुजरात को ले लीजिए, कर्नाटका को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए। अब देखिए गुजरात औद्योगिक रूप से कितना समृद्ध है, जबकि उसके अपोजिट हमारा अपना ही स्टेट को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, कितना गरीबी है। वहाँ के लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। लोग 5,000 10,000 नौकरी के लिए तरसते हैं, तब भी उनको नहीं मिलता। जब लोग देखते हैं कि उनका राज्य इस तरीके के है और बाकी राज्य मतलब इतने ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो उससे उनके मन में क्या होता है, लगता है कि केंद्र से उनको कम संसाधन मिल रहे हैं, केंद्र उनकी विकास पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इससे क्षेत्रीय असंतोष को कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलता है। फिर इतना लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे राजनीतिक दलों की रणनीति। अब देखिए कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति को लेकर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र में मराठी मानुस की राजनीति या दक्षिण भारत में हिंदू विरोधी अभियान। अब देखिए क्षेत्रीय दल अक्सर ना अपने राज्य के लोगों को यह महसूस कराते हैं, मतलब उनको यह फील कराते हैं कि देखिए आपका राज्य अन्य के तुलना में अपेक्षित है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आप अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति के प्रति सजग होइए। और इसके नाम पर लोगों को देखेंगे कि एकजुट कर अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। वो देश की एकता और अखंडता की नहीं सोचते हैं, वो अपनी स्वार्थ को सोचते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में चले जाइए शिवसेना को मराठी अस्मिता की बात करता है, तमिलनाडु में चल जाइए डीएमके द्रविड़ पहचान की बात करता है, बंगाल में आप टीएमसी को देख लीजिए बंगाली अस्मिता को प्राथमिकता देता है। इससे क्षेत्रीय राजनीति को कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे बेरोजगारी और आरक्षण नीति। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए कई राज्यों में स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग उठती है, जिससे बाहरी लोगों के प्रति असंतोष बैठता है। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा में स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देने की नीतियाँ। अब इसको आप ऐसे समझिए, 75% नौकरी देने की जो मतलब बात है, सिर्फ 2 ही स्टेट नहीं, लगभग 6 राज्यों ने इस तरीके की घोषणा की। लेकिन आप देखेंगे वैसे पूरी तरीके से अभी किसी राज्य ने लागू नहीं किया है, लेकिन कहीं न कहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों की जो मतलब नौकरियों को देने की जो मांग होती है, तो बाहर के राज्यों में इस प्रकार से असंतोष फैलता है। अब देखिए कौन से ऐसे 6 राज्य हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा में, एमपी में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। इस तरीके की बात वहाँ के गवर्नमेंट ने की है, लेकिन वैसे किसी कारणवश यह पूरी तरीके से आप देखेंगे किसी भी राज्य में लागू नहीं है अभी वर्तमान में। परंतु यह कहीं न कहीं एक प्रकार से असंतोष का भाव मतलब अन्य राज्यों के लोगों के बीच में देता है, और यह समावेशी विकास में अर्थात देश की एकता अखंडता के लिए एक प्रकार से नुकसानदेह होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विकास और संसाधनों का असमान वितरण। अब देखिए कई राज्यों ने मतलब कई बार राज्यों को लगता है कि केंद्र सरकार उनके संसाधनों का उचित उपयोग नहीं कर रही है, जिससे क्षेत्रवाद को बल मिलता है। अब देखिए कुछ राज्यों को आर्थिक सहायता और संसाधन मिलते हैं, जबकि अन्य राज्यों को कम मिलता है। अब जो आप ऐसे देखिए, कोई राज्य अगर केंद्र के सपोर्ट में है उसे ज़्यादा मिलता है, कोई राज्य अगर केंद्र के विरोध में है तो उसे कम मिलता है। अब इससे देखिए इससे क्या होगा, इससे राज्यों के बीच असंतोष बढ़ता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। चलिए दूसरे तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हरित क्रांति का जब उद्भव मतलब हरित क्रांति देश में आया, तो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और जो मतलब यूपी का कुछ पार्ट है पश्चिमी वाला, आप देखेंगे हरित क्रांति के कारण वहाँ कृषि बहुत ज़्यादा डेवलप किया। लेकिन आप अपने ही राज्य में आ जाइए, चाहे उसके हिंदी बेल्ट में, जैसे बिहार को देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, यहाँ पे उस तरीके का विकास नहीं हुआ। तो इससे लोग क्या करते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएं और यह क्षेत्रीय असंतोष को बढ़ावा देने में काम किया। और इस तरीके के जो भी बात होगा तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असंतोष को बढ़ाने का काम करता है। इतना बताएंगे तो आपने इसका एक कारण बता दिया। अब यह जो मतलब बात है या जो मुद्दे है, यह कैसे क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र भारत के समावेशी विकास में बाधक है। चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे
कि क्षेत्रवाद भारत के समावेशी विकास में कैसे बाधक है, इसे निम्न रूपों में देख सकते हैं। पहला पॉइंट आप देखिए क्या बताएंगे। देखिए, राष्ट्रीय एकता को खतरा। अब देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक समावेशी विकास का पहले अर्थ बता देता हूँ। देखिए, तब आपको पता चलेगा। देखिए, समावेशी विकास का मतलब क्या होता है। मतलब देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी का विकास समान रूप से होना चाहिए। मतलब इससे आर्थिक, सामाजिक, बुनियादी ढांचे का जो विकास हो वह संतुलित रूप से होना चाहिए, सभी के बीच में होना चाहिए, जिससे कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय, कोई किसी भी तरीके का लोग इससे पिछड़ न जाए। यह समावेशी विकास होता है। चलिए आप इसको देखते हैं पहले पॉइंट से। अब देखिए, राष्ट्रीय एकता को खतरा कैसे। जब कोई क्षेत्र अपने हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर रखता है तो यह राष्ट्र की अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। आप देखिए कैसे। जब क्षेत्रीय मतलब कि लोग वहाँ के, चाहे जो जो भी राजनीतिक दल हो, जब क्षेत्रीय हित को राष्ट्रीय हित से जब ऊपर मानने लगता है तो देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचने का डर हो जाता है। आप देखेंगे कई बार क्षेत्रीय संघर्ष अलगाववादी आंदोलन का रूप ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए खालिस्तान आंदोलन, कश्मीर अलगाववाद, पूर्वोत्तर राज्यों की बगावत देख लीजिए। तो यह कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता को कमजोर करने का काम करता है। अब देखिए, इतना बताने के बाद आप इसका एक नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, अर्थव्यवस्था पर असर। अब देखिए, राज्यों के बीच सहयोग की कमी से निवेश प्रभावित होता है और व्यापारिक गतिविधियों में बाधा आती है। अब देखिए कैसे, मतलब निवेश में मतलब वो बाधा आता है और कैसे इसका नुकसान होता है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे राज्य हैं, उनमें यदि तालमेल नहीं होगा तो निवेशक अगर एक राज्य में निवेश करेंगे और दूसरे राज्य से अगर उसको कच्चे माल मंगाना है या कोई और दूसरे राज्यों से लोग आएंगे उसकी कंपनी में जॉब करने, तो कैसे काम चलेगा जब राज्यों में ही मतलब तालमेल नहीं होगा। तो इससे निवेशक क्या होते हैं, निवेशक इससे ना डरते हैं। और वे अगर डरते हैं क्योंकि उनके मतलब जो कंपनी है या जो फैक्ट्री है, यदि दूसरे राज्य से अगर कच्चा माल ना मिले या बाहर से लोग उसमें नौकरी ना करें और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं और बाहर के श्रमिकों को एक प्रकार से बाहरी मानकर विरोध करें, तो वो कंपनी यह मानती है कि कहीं ना कहीं उसके विकास में बाधा होगा, तो वह इन्वेस्टमेंट करने से डरती है और कहीं ना कहीं इससे व्यापारिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होता है। अब देख लीजिए, आप एक एग्जांपल से और समझिए। मान लीजिए कि कोई कंपनी कहीं इन्वेस्ट किया तो वो सोचती है कि कम से कम पैसे में मतलब हमारे मतलब मजदूर मिल जाए, चाहे लोग मिल जाए, जिससे कंपनी को ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन स्थानीय लोग पैसा ज़्यादा मांगेंगे तो बाहर के लोगों को वो लोग रख लेते हैं। लेकिन जब स्थानीय लोग बाहरी लोगों को आने ही नहीं देंगे तो कंपनियां निवेश करने से डरेगी, उनकी व्यापारिक गतिविधियों में बाधा होगी। आप समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवासियों के प्रति असहिष्णुता का भाव। अब देखिए, क्षेत्रवाद के कारण बाहरी राज्यों में आप देखेंगे कि आए लोगों को नौकरी और व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे हाल ही में आप देखेंगे, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हुए हमले। अभी देखिए, मतलब कुछ दिन मतलब कुछ महीने पहले ही ये बिहार में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में चाहे तमिलनाडु में मतलब बिहारियों पर, उत्तर प्रदेश के लोगों पर हमला देखने को मिलता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये आए दिन ऐसे होते रहता है। तो इसका नुकसान क्या होता है। देखिए, इससे क्या होता है, जब बाहरी लोग वहाँ रोजगार नहीं मतलब पाएंगे तो इस प्रकार से वो उनके अंदर एक असंतोष होगा, क्योंकि वो समझते हैं कि एक प्रकार से वह राज्य है ना, उसको एक प्रकार से देश से एक अलग तरीके से सोचने लगते हैं। क्योंकि जो देश में एकता और अखंडता की बात होती है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में एक भाव पैदा होता है, एक अपनापन कम हो जाता है। मतलब जब कोई राज्य बाहरी लोगों को नौकरी और व्यापार में बाधा पहुंचाएगा तो इसका नुकसान सिर्फ मतलब बाहरी मतलब देश को ही नहीं होता है, उस राज्य को भी होता है। लेकिन वह समझता नहीं है। कैसे, क्योंकि व्यापार और निवेश प्रभावित होगा वहाँ। क्योंकि जब लोग ही बाहर से नहीं जाएंगे तो जो इंडस्ट्री है, उद्योगपति लोग जो हैं, जो कंपनी स्थापित करते हैं, उनका व्यापार प्रभावित होगा, तो वह इन्वेस्टमेंट से डरेंगे। तो कहीं ना कहीं उस राज्य का उद्योग धंधा भी प्रभावित होता है और उस राज्य का भी आर्थिक विकास धीमा होता है। और एक और होता है कि इससे राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती है। मतलब जब क्षेत्रीय दल बाहरी लोगों के खिलाफ माहौल बनाते हैं तो समाज में कहीं ना कहीं संघर्ष, द्वेष, असहिष्णुता का भाव पैदा होता है। इतना बताने के बाद फिर आप इसको एक नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। चलिए क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट बताएंगे कि संविधान की भावना के विपरीत। अब देखिए, भारतीय संविधान भारत को एकता में विविधता का उदाहरण मानता है, लेकिन क्षेत्रवाद इस भावना को
कमज़ोर करता है। अब देखिए कैसे कमज़ोर करता है? अब देखिए भारतीय संविधान एक्चुअली ना सभी नागरिकों को एक प्रकार से समान अधिकार देता है। सभी राज्यों को समान माना जाता है यहाँ पे। लेकिन जब क्षेत्रवाद का बोलबाला हो जाएगा तो एक प्रकार से एकता को नुकसान पहुँचाता है कहीं न कहीं। और दूसरा कि एक व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन भी होता है। मतलब संविधान में हमारा यह वर्णन है कि कोई भी कहीं भी जाकर वर्क कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो किसी भी राज्य में रहकर काम करने की स्वतंत्रता है, जाने-आने की। लेकिन जब विवाद होकत होता है तो क्या होगा? राज्यों के बीच आपसी टकराव बढ़ता है, जिससे जो हमारे बीच एक आपसी भाईचारा और प्रेम का जो भाव है वह कहीं न कहीं कमज़ोर होगा। और जब यह कमज़ोर होगा तो हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है कहीं न कहीं कमज़ोर होगी। और लोग जब खुद को अपने पहले राज्य को या फिर खुद को स्थानीय मतलब दूसरे से अपर अर्थात श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो फिर एक प्रकार से कहीं न कहीं हमारी जो एकता और अखंडता का जो पहचान है वह टूटने लगती है। फिर आप लिखेंगे विकास योजनाओं में असंतुलन। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव से कई बार विकास कार्यों में देरी होती है, जिससे आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखिए इससे क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच टकराव होगा तो क्या होगा? जो विकास कार्य अर्थात जो डेवलपमेंट का जो मतलब प्लान मतलब डेवलपमेंट का जो कार्य हो रहा था वो कहीं न कहीं अफेक्टेड होगा। कैसे होगा? क्योंकि नीतियाँ लागू होने में देर होगी। आर्थिक सहायता में मतलब राज्यों को जो मिलता है केंद्र की तरफ से उसमें रुकावट पैदा होगा। आप देखिए राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनेगा। क्यों? क्योंकि राज्य जब केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध करती है तो जो उस राज्य के लोग होते हैं उनको ना सही ढंग से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएँ मिलती है। इससे उनको वंचित होना पड़ता है। तो कहीं न कहीं एक प्रकार से देश को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखिए फिर जब इतना बताने के बाद एक बेहतर सा आप निष्कर्ष लिखेंगे, फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष क्या बताएँगे? निष्कर्ष बताएँगे कि निष्कर्षतः क्षेत्रवाद एक स्वाभाविक भावना हो सकती है, लेकिन जब यह राजनीति में अत्यधिक हावी हो जाता है, तो यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अर्थात विकास के लिए खतरा बन जाता है। अब देखिए कैसे खतरा बन जाता है? देखिए क्षेत्रवाद का भले ही एक भावना मतलब वहाँ के लोगों के लिए स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं यह भावना आप देखेंगे भेदभाव और अलगाववाद में बदल जाती है और यह खतरनाक मोड़ ले सकती है। लोग जब अपने राज्य को अन्य राज्यों से बेहतर मानने लगते हैं, तो इससे देश की अखंडता को खतरा हो जाता है। अभी एक न्यूज़ में आया था ना कि एक महिला टीचर ने बिहार को बोला कि बिहार राज्य में है इसीलिए बिहार मतलब देश विकासशील है, बिहार नहीं होता तो इंडिया डेवलपमेंट हो जाती, मतलब विकसित कंट्री होता। तो ऐसी सोच जब लोगों में बनेगा तो क्या होगा? देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होगा। और जब देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होगा और ऐसे थॉट जब लोगों में उभरेगा, तो लोग क्या करेंगे? एक प्रकार से अलगाववादी जो ताकत होती है उनको बढ़ावा मिलेगा। इतना बताने के बाद फिर लिखेंगे इसके समाधान के लिए सभी राज्यों को समान विकास और अवसर देने, शिक्षा और रोजगार में संतुलन बनाए रखने और क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। अब देखिए कैसे? जब इन सब चीज़ों को प्राथमिकता देंगे तो क्या होगा? समान विकास को बढ़ावा देने से क्या होगा? लोगों में असंतोष का भाव कम होगा। यदि सभी राज्यों को समान अवसर का मतलब विकास का अवसर मिले, तो लोग किसी भी एक राज्य में आश्रित नहीं होंगे। शिक्षा का बड़े पैमाने पर मतलब बढ़ावा देने का मतलब प्रयास करें, मतलब शिक्षा जागरूकता लाएगी तो कहीं न कहीं जो संकीर्ण सोच है मतलब एक क्षेत्र के प्रति वह बदल कर देश के हित के बारे में सोचने के लिए विवश करेगा। इसीलिए राष्ट्रीय प्राथमिकता को बढ़ावा देना ज़रूरी है। क्षेत्रीय दलों को यह समझना होगा कि उनका असली मकसद जनता की भलाई है, न कि लोगों की भावनाओं को भड़कना। और फिर लिखेंगे भारत की ताकत उसकी विविधता में है और यही विविधता एकता के सूत्र में बंधी रहनी चाहिए और हमेशा रहना चाहिए। और कहने का मतलब है कि जब देश की ताकत हमारी विविधता में है तो इस विविधता की पहचान को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और उसमें हमें एकत्व का भाव ढूंढने का भाव होना चाहिए। अब देखिए कैसे एकता कैसे हमारी ताकत है? तो देखिए भारत में बिन बहुत सारे भाषा, बहुत सारे परंपरा, बहुत सारी संस्कृतियों का मेल है, बहुत सारे हैं। अब एक प्रकार से यही चीज़ ना भारत को एक अनोखा राज्य बनाते अनोखा देश बनाती है और यही विविधता आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो पहचान है एक प्रकार से मजबूत करती है। और जब राज्य के लोग आपस में सहयोग करते हैं
तो भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप होने की तरफ बढ़ेगा। और इसीलिए आपसी भाईचारा और सहिष्णु से ही, मतलब प्रेम से ही, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। दोस्तों, हम लोगों ने इसका आंसर बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास किया, लगभग 370-80 के शब्दों में। आप इसको देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट मैं आपको शाम में शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।